हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। चलिए, तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं। देखिए, आज आपका फिजिक्स का जो है लाइट चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रुप डी के लिए रोशनी जो चैप्टर है और आपका दर्पण जो है, यहाँ से हम लोग एक बार में आपका टोटल यहाँ पे भी 150 के करीब में क्वेश्चन है। 150 के अप्रॉक्स में आपका क्वेश्चन है मिरर और लाइट से। तो भैया इसको कर लीजिएगा तो आपका दुख दर्द जो है समाप्त हो जाएगा। हम लोग का सीरीज चल रहा है, सीरीज 3000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें से आज आपका जो है आज आपका 33वां दिन है। ठीक है, 33 डेज में लगभग हम लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का मिला के 3000 के लगभग में क्वेश्चन है, इसको हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो 3000 क्वेश्चन का पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, 9955364944 पे व्हाट्सअप कीजिएगा, तो पीडीएफ का लिंक जो है हम लोग जो है सेंड कर देंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग जल्दी से। हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले एक बात जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए। इसको आप लोग ध्यान दीजिए कि आज आपका है डे नंबर 33 है, और आज आपका जो 3000 क्वेश्चन का हम लोग का लगभग सीरीज चल रहा है। 3000 क्वेश्चन का है लगभग पूरा आपका अप्रॉक्स। तो ये जो सीरीज चल रहा है इसका जो है हम लोग का आज क्या है, लास्ट दिन है, लास्ट डे है। लाइट चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लाइट का हम लोग एक बार में 150 के करीब में इसमें करीब क्वेश्चन होगा, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। केमिस्ट्री का और आपका बायो का जो है क्वेश्चन हम लोग करवा दिए हैं। एग्जाम आपका एकदम सामने है। कल 15 अगस्त को, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त को हम लोग क्या करेंगे, तो आपका लाइव करवाएंगे। लाइव आपको हम क्लियर बता दे रहे हैं, मतलब कि आपके सामने पूरा बढ़िया तरीका से तैयार रहिएगा। 200 न्यूमेरिकल का हम लोग क्वेश्चन कराएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री का 5-6 नंबर आपका आएगा। तो अब हम लोग कल करवाएंगे, 15 तारीख को न्यूमेरिकल करवाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और जल्दी से हम लोग जो है लाइट चैप्टर पे अब ध्यान देते हैं। और पूरा आप 3000 क्वेश्चन के करीब में जो आपको पीडीएफ है, पीडीएफ से लेकर रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन कीजिएगा तभी जो है आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। स्टार्ट करें हम लोग जल्दी से। सब कुछ तो आपको डिटेल से बता ही दिए हैं। चलिए अब हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पे आइए, देखिए कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। आपके सामने है पहला नंबर क्वेश्चन, बताइए क्या आएगा आंसर इसका जल्दी से। जिस सामग्री से जो है रोशनी पारित हो सके को क्या कहते हैं, व्हाट इज द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास। जल्दी बताइएगा, थोड़ा फास्ट में करेंगे और लगभग कोशिश करेंगे कि एक क्लास में पूरा इसको समाप्त कर दें। लाइट देखिए उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको विट्रियस कहा जाता है। विट्रियस कहा जाता है जिस सामग्री से रोशनी जो है पारित हो सके। व्हाट इज द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास, लाइट जहां से आपका पास हो सके उसको विट्रियस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर टी। और आपको बता दें, जो हम लोग का 3000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, ये हम लोग का आज तो लास्ट क्लास है, और ये हम लोग का रिवीजन टाइप से कर रहे हैं। मतलब जितना हो फास्ट में आपका रिवीजन हो, अधिक से अधिक आप क्वेश्चन देख सके। अब बस अब आपके पास 2 दिन बचा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिंडल प्रभाव, जल्दी से बताइए। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के डैश से संबंधित है। टिंडल इफेक्ट जो आपका प्रकाश के डैश से संबंधित है, किससे है, तो जरा सा फास्ट में चलिए। प्रकीर्णन से, स्कैटरिंग से आपका क्या है, टिंडल। ये लाइट चैप्टर का आप 150 क्वेश्चन को आप पूरा जो है रिवीजन कर लीजिए, लाइट से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या है, टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर स्कैटरिंग से है। तीसरा नंबर पे आइए, इसका देखिए। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में आपका प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए। प्रकाश की गति जो है अधिकतम निम्नलिखित में से किस माध्यम में होती है। जो प्रकाश की गति होती है अधिकतम किस माध्यम में होती है प्रकाश की गति, तो कहाँ पे, निर्वात में, वैक्यूम में आपका जो है अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। ठीक है, और वैक्यूम में कितना होता है प्रकाश की गति, हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर। अब दिमाग में बस छापते जाइए, कुछ नहीं सोचना है, सीधा आप दिमाग में अभी छापते जाइए, रिवीजन करते जाइए। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। जो क्वांटम सिद्धांत है वो आपके किसके द्वारा जो है प्रदान किया गया था, तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, किसके द्वारा आपका प्रदान किया गया था, तो सही उत्तर मैक्स प्लैंक के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है वाज गिवन बाई आपका किसके द्वारा, तो आपका मैक्स प्लैंक के द्वारा, प्लैंक। नेक्स्ट आइए। डैश रंग का जो है विचरण कोण सबसे कम होता है। द डेविएशन एंगल इज द लोएस्ट। सबसे कोण किसका होता है, तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका लाल का होता है। क्यों, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो है आपका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश एवं अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है, बताइए। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव है
विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली इवेंट प्रोवाइडिंग दिस, कैसे आप साबित कर सकते हैं, तो किसके कारण, तो ध्रुवीकरण के कारण आपका साबित हो जाएगा पोलराइजेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, पोलराइजेशन के कारण आपका साबित हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, देखिए सूरज की रोशन को उसके जो है संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है, किसके द्वारा आपका विभाजित आएगा, आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, प्रिज्म के द्वारा आपका सही उत्तर आएगा। देखे ना, इस तरीका से रहता है आपका, ये जो देख रहे हैं इस हिसाब से आपका रहता है और यहाँ से आपका डेविएशन हो जाता है, तो किसके द्वारा, प्रिज्म द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म क्या करता है, व्हाट डज प्रिज्म डू, प्रिज्म क्या करता है, तो आपका यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का तितर बितर करता है। इट स्कैटर लाइट पासिंग थ्रू, देखिए यहाँ से आपका जैसे आपका लाइट गुजरेगा ना तो पूरा तितर बितर कर देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पे आइए, ऐसे वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है, प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अप्रदीप्य क्या है आपका, जो खुद जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा उसे क्या कहा जाता है, तो नॉन लुमिनस, अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। इसका आइए पीडीएफ में आपको ये क्लियर दिखाई देगा। क्या दिया, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है, तो ये आपको फॉर्मूला जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये आपको फॉर्मूला दिमाग में छापना है। देखिए क्या होता है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर म्यू से इसको डिनोट करते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा में जो आपका है, और आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर, मतलब अपवर्तनांक जो बराबर क्या होता है, हवा में प्रकाश की चाल बटे में पदार्थ में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका बताइए, वस्तुएं जो अपनी जो है रोशनी स्वयं उत्पादित करती है डैश को कहते हैं, जो स्वयं उत्पादित करेगा उसे क्या कहा जाता है, उसको लुमिनस कहा जाता है, जो स्वयं अपना करेगा उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। चमकदार वस्तुएं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, लुमिनस। नेक्स्ट आइए बताइए क्या आएगा आंसर। हमें जो है क्या दिया है क्वेश्चन, हमें घास का रंग जो है हरा दिखाई देता है, हरा रंग जो दिखाई देता है क्योंकि इसका कारण क्या है, तो क्या होता है, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। इट रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर लाइट बैक टू आवर आइज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। यही कारण है कि हमें घास का रंग जो है हरा दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे, किस साल में क्या है आपका, ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। ओले रोमर द्वारा जो है मापा गया था, लेकिन वह कौन से साल में मापा गया था, 1676। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, ओले रोमर द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सितारों के चमकने के पीछे सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है हम लोग देखते हैं वो सिद्धांत किसका है। देखिए आपका क्या आ जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का जो है अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप जो है सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ जो है बदलती रहती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर चेंजेस कंटिन्यूअसली, कंसिक्वेंटली द पोजीशन ऑफ द स्टार इमेज चेंजेस विथ टाइम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। तो इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये अगर आप पीडीएफ लिए हैं तो ये क्वेश्चन पीडीएफ से आप लेके रिवीजन जो है कर लीजिएगा बढ़िया तरीका से। पीडीएफ के लिए तो आपको पता है क्या करना है, ये जो आपका दिया है 9955 वाला जो नंबर है ना, 9955364944, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो पीडीएफ का लिंक जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहाँ है, आइए इसका बताइए। और पीरियोडिक टेबल जो आपका इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल भी उसी पीडीएफ के अंदर है। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक जो है कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देने क्यों शुरू होता है, बताइए क्या कारण है कि काला रंग का आपका शुरू होता है। सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल भी आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। कपड़ा लाल रंग का जो है तरंग आयाम को क्या करता है, पूर्णतया अवशोषित करता है। कपड़ा जो है लाल रंग की तरंग जो है आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए जल्दी से, अंतरिक्ष यान जो है, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश डैश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका काला दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। आइए थोड़ा तेजी से करते हैं हम लोग। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन।
नेक्स्ट आइए, निर्वात में रोशनी की गति डैश मीटर प्रति सेकंड अनुमानित है। कितना है आपका रोशनी का गति कितना है, तो हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए, इसका देखिए, गली के जो है पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। गली का जो पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पीला लाइट में जो गली में हम लोग देखते हैं आपका सोडियम का किया जाता है। सोडियम का जो पीला लाइट स्ट्रीट लाइट है वहां पे आपका सोडियम का, जो गली वाला बात किया गया है आपका सोडियम लाइट का। नेक्स्ट बताइए, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है, बताइए। प्रकाश जो है सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है। 21 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, किसमें, तो निर्वात में, आपका वैक्यूम में होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। निर्वात में, वैक्यूम में आपका सही उत्तर आ जाएगा। इसका बताइए, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, तो लाइट डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश घनत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो डैश, तो क्या हो जाएगा, विरल से सघन में आपका प्रवेश करेगा तो क्या हो जाता है, इसकी गति जो है कम हो जाती है। इट स्पीड इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसका बताइए, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक कितना है, 1.5 है, तो डैश में प्रकाश की गति आपका कितना आ जाएगा। तो देखिए इसका हम लोग कैसे लिख देंगे, स्पीड में प्रकाश की गति बराबर अपवर्तनांक। देखिए इसके लिए क्या होगा, आपका स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3.2 × 10⁸ होता है, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, जो आपका अपवर्तनांक दिया है मतलब 1.5। तो यहाँ से आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका 3 × 10⁸, इसको बस सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका 2 बार में 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर है। 2 × 10⁸, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इसका बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट सीवी रमन। सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। सीवी रमन के बारे में बताना है कि गलत क्या है। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये तो सही है। उन्होंने जो है वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये भी सही है। उनका जन्म जो है 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी सही है। उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो ये जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है ये आपका जो है गलत है। ठीक है, 1987 में जो है आपका क्या बताना है, क्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन पे जल्दी से आइए। इसका बताइए कि क्या आ जाएगा आंसर। इसका बताइए, बादलों का रंग जो है इसका क्या आएगा, जल्दी से बताइए। बादलों का रंग सफेद जो है डैश के कारण दिखता है। किसके कारण आपका सफेद दिखता है, सिंपल है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण सफेद दिखता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, तो टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव उसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्लियर है ना, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम रिवीजन करिए और दिमाग में बस छाप लीजिए। ठीक है, अब ये आपका एग्जाम का बिल्कुल समय कम बचा हुआ है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। क्या आएगा बताइए, 28 नंबर का, किसके बाद निकलेगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अवतल लेंस के जो है मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के बाद निकलेगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर। नेक्स्ट आइए, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती परावर्तन की घटना घटित होती है तो क्या होता है बताइए जल्दी से। 29 नंबर का क्या हो जाएगा, तो आपका नियमित रहता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता परिवर्तन की घटना घटित होती है तो वो आपका क्या, नियमित होता है, रेगुलर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा, नियमित रेगुलर होगा। नेक्स्ट बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या आएगा। दर्पण से ये देखिए आप लोग का क्या है, अब आपका भैया न्यूमेरिकल आ गया है। तो हम लोग जानते हैं कि मिरर फार्मूला में आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सभी कोई। देखिए 1/f = 1/u + 1/f होता है। ठीक है, देखिए आपका मिरर फार्मूला में क्या हो जाता है, मिरर फार्मूला में आपका होता है
1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये आपका मिरर फार्मूला, दर्पण का फार्मूला होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं जल्दी से। देखिए अवतल दर्पण का बात किया गया है तो जल्दी से ध्यान देते जाइए। फोकस दूरी आपका कितना दिया है, तो आपका प्रतिबिंब मतलब 1/20, तो -20 हो जाएगा। अवतल दर्पण है इसलिए माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 1/u, यू आपका क्या दिया है, यू आपका है यहाँ पे, तो यू तो आपका यहाँ पे 30 है, मतलब अवतल दर्पण है, मतलब -30 प्लस 1/v। देखिए सॉल्व आप लोग कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा, आशा है आप लोग से सभी को इसे, इसको बस आप लोग सॉल्व करते जाइए। 1/v बराबर कितना आ जाएगा, तो माइनस, ठीक है, 1/20 और उसके बाद आपका इधर आएगा प्लस 1/30। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका क्लियरली v बराबर कितना आएगा, -60 सेंटीमीटर। हमको पता है कि गणित सभी का एकदम तेज है, गणित सभी का तेज है, तो ये हम आपको प्रोसेस बता दिए हैं, आपको बस सॉल्व इसको करना है, बैठ के आप लोग को आराम से करना है। ऑप्शन नंबर ए 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। बस ये फार्मूला को लगाना है, सॉल्व कीजिएगा, आप लोग खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, नहीं कीजिएगा एग्जाम में दिक्कत होगा, ठीक है। हम आपको प्रोसेस बताते चले जाएंगे और कल तो पूरा आपका सॉल्व कराएंगे न्यूमेरिकल का जब आपका क्लास चलेगा। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज। क्या होता है छवि, जल्दी से बताइए। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, 31 नंबर का आंसर क्या आएगा, क्या होता है समतल दर्पण के लिए, तो आपका वर्चुअल एंड लेटरली इरेक्ट होता है, आभासी और आपका पार्श्व सीधी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है। किसके लिए, तो प्लेन मिरर के लिए, समतल दर्पण के लिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है, क्या होता है हमेशा, तो आपका आभासी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता है, तो इसका विशेषता क्या होता है, समान आकार, सीधी, पार्श्व, तैर पर उल्टी, आभासी। सेम इमेज, इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड एंड वर्चुअल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर है। पीडीएफ लेके आप लोग सामने बैठिएगा, क्लास कर रहे हैं तो। अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो आपका क्या है, आपका कार्टेशियन साइन जो है कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है, फोकस लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है, तो आपको किस तरीका से, तो आपको इसमें देखिए इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, f इक्वल टू क्या होता है कि r/2 होता है, बहुत सिंपल है। देखिए f इक्वल टू r/2 होता है, तो आपका कितना आ जाएगा, 30 तो आपका दिया है ना, 30 और बटे में 2 आ जाएगा। और आपका किसका है, अवतल दर्पण का बात किया गया है, मतलब आपका यहाँ पे फोकस -2 15 बार में कितना आ गया आपका, -15 सेंटीमीटर। बताइए क्लियर है ना आपका, ये ध्यान देना है, कनकेव मिरर का बात किया गया है इसलिए माइनस में है, -15 सेंटीमीटर, इसको आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा पूरा, इसका बताइए जल्दी से, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है आंसर, देखिए जरा सभी का। देखिए इसको कैसे करना है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, बताइए। कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन, किसमें किया जाता है उत्तल दर्पण का, तो आपका कहाँ पे, रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। देखिए जो गाड़ी का साइड में आपका लगा रहता है, वाहनों में रेयर व्यू मिरर में आपका कन्वेक्स मिरर का जो है यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। इसका बताइए, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र जो है क्या होता है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। बताइए 36 नंबर का आंसर क्या होता है, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक जो है भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, एक क्या होता है, भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। इसका बताइए, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को डैश कहते हैं, जल्दी से बताइए कि क्या कहते हैं। 37 नंबर का आंसर वो क्या कहते हैं, तो उसको फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, सभी बिंदु मिलता है उसको क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब जो है आपका सतह पर स्थित है, बताइए 38 का जल्दी से आंसर। दर्पण का प्रतिबिंब सतह पर स्थित है, आपका सही उत्तर क्या जाएगा, पोल आएगा आपका सही उत्तर। कौन सा दर्पण का प्रतिबिंब जो है सतह पर स्थित है, तो पोल आपका सही उत्तर आएगा, पोल। एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, आपका 39 का क्या हो जाएगा, 39 का आपका हम लोग जानते हैं f इक्वल टू r/2 होता है ना, f इक्वल टू r/2 होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 2 गुने f। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा। इसका आवर्धन आपको निकालना है। देखिए
यहाँ पे किसका बात किया गया है, ध्यान देना है सबसे पहले। तो फोकस दूरी बराबर होता है F इक्वल टू R/2। R आपका कितना है 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 2.5 आपका पता है ना, R/2 होता है, तो मतलब कि आपका 5/2 मतलब 2.5, ये तो आ गया। हम लोग फार्मूला दर्पण का जानते हैं, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। बस इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। पुट जैसे आप कीजिएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। फोकस दूरी कितना दिया है 1/2.5 इक्वल टू 1/V प्लस 1/ आपका कितना 10 सेंटीमीटर आपका दिया है। 10 कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। V बराबर कितना आ जाएगा, जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा 10/3 आएगा। V बराबर 10/3 आएगा, लेकिन मैग्नीफिकेशन जिसको कहते हैं, जो आपको निकालना है आवर्धन निकालना है, इसको आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, M बराबर V/U। V कितना दिया है आपका 10, आपका 10/3, और आपका U कितना है, तो U हम लोग जानते हैं, U हम लोग का कितना है 10 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी दिया है। यहाँ 10 से 10 कट गया, आपका M बराबर कितना आ गया, तो 1/3 मतलब 0.33 आंसर। देखिए 0.3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, अच्छी तरीका से समझिए, कॉपी में इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एकदम। ठीक है, चलिए इसका आइए। डैश को जो है एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ए कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर जो है किसको कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर आएगा अवतल दर्पण। कनकेव मिरर आपका सही उत्तर आ जाएगा। कनकेव मिरर को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, आपका कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इसका बताइए, दर्पण समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो आपका क्या हो जाएगा, सभी दूरियां को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए। ऑल डिस्टेंस मस्ट बी मेजर फ्रॉम द मिरर पोल। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है स्टेटमेंट सही दिया है, बाकी सब आपका जो है गलत है। क्या दिया है, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए। ऑल डिस्टेंस मस्ट बी मेजर फ्रॉम द मिरर पोल। नेक्स्ट देखिए क्या है, डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और जो है समान आकार में होती है, समान आकार में होती है। आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, समतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी। प्लेन मिरर में आपका समतल दर्पण में हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन समय जो है अंदर की ओर वक्रीय होता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर आएगा अवतल दर्पण। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 44 का क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा, अवतल दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो उसी को पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। गोलाकार दर्पण के जो है प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, पोल, ध्रुव कहा जाता है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि जो है, मतलब आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार क्या आएगा, आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या आ जाएगा, उत्तल दर्पण आएगा, कन्वेक्स मिरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपसे छोटा है तो कन्वेक्स मिरर आ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। इसका बताइए, गोलीय दर्पण की जो है अवधारण क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। 47 का आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अवधारणा क्या है, ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है आपको सत्य बताना है, कथन आपको सत्य बताना है। देखिए, वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के बराबर होती है, ये तो आपका गलत है। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई की आधी होती है, ये भी गलत है। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के 3 गुना होती है, ये कहाँ से हो गया। वक्रता त्रिज्या जो है फोकस लंबाई के 2 गुना होती है, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए F इक्वल टू R/2 होता है ना, तो त्रिज्या जो आ गया आपका क्या हुआ है, फोकस दूरी का दुगुना, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही उत्तर है। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई की दुगुना के बराबर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चले। आइए अगला क्वेश्चन बताइए, दर्पण का सूत्र क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। दर्पण में आपका क्या होता है ना, बीच में आपका प्लस लगता है भैया। अच्छा, यहाँ भी आपको ध्यान देना है, इधर उधर कर दिया है, इधर उधर किया हुआ है, तो देखिए क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका होता है। अच्छा, 1/v प्लस 1/u ना होगा, 1/u, ये आपका क्या होता है, दर्पण का फॉर्मूला होता है मिरर का। 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। इसका बताइए,
वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण जो है पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का किया जाता है? तो उत्तल का कन्वेक्स का किया जाता है। ठीक है, उत्तल का कन्वेक्स का किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है तो फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी आपका इसका कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में आपका r/2 होगा। जो पहला ऑप्शन है ना r/2 होगा, ऑप्शन नंबर ए। f इक्वल टू क्या होता है? r/2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही उत्तर है। f इक्वल टू r/2 आपका जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर आएगा उत्तल दर्पण कहलाता है। कन्वेक्स मिरर है। स्फेरिकल मिरर विथ रिफ्रैक्टिव सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, जो बाहर का तरफ आपका रहता है वो क्या कहलाएगा? कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। सतह जो है बाहर की ओर उभरी हुई रहती है, बाहर अगर देखिएगा एक्सटर्नल साइड में तो उसी को उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। एक उत्तल दर्पण के सामने जो है कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा बताइए? किस प्रकार का जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा? तो ध्रुव और फोकस के बीच आभासी, सीधी और छोटा प्रतिबिंब। वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल साइज, बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब जो है आप पीडीएफ में, आप लोग जो है पीडीएफ में बढ़िया तरीका से इसको देख के आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा इसका। आइए, यदि एक वास्तविक जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 54 का बताइए जल्दी से, कौन सा कथन गलत है? तो आपका क्या आएगा? सबसे पहले देखिए कौन कौन सा सही है। प्रतिबिंब छोटा है, ये सही है। प्रतिबिंब सीधा है, ये भी सही है। प्रतिबिंब P और F के बीच निर्मित है, ये भी सही है। लेकिन जो है प्रतिबिंब वास्तविक है आपका, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए, इसका बताइए। एक विमान दर्पण के लिए छवि है, क्या है? द इमेज ऑफ ए प्लेन मिरर इज, क्या आएगा आपका? छवि प्लेन मिरर के लिए आपका क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए आभासी और पार्श्व तो उल्टा, वर्चुअली एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वर्चुअली एंड इन्वर्टेड। अगले क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट देखिए। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई इतना है तो यह होगा, क्या होगा? इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज +15। फोकस अगर आपका +15 है तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो ये क्या है? उत्तल दर्पण है, कन्वेक्स मिरर है। क्योंकि आप देखिए साइन से देखिएगा, अगर साइन में आपका क्या है? फोकस, आपका कन्वेक्स में क्या होता है कि आपका किसका बात किया गया है? दर्पण को, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई अगर +15 है तो आपका उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्लस, उत्तल दर्पण प्लस होगा। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण प्लस होगा, ये वाला आप लोग दिमाग में छाप लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आइए। किसी वस्तु को जो है मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो आपका सही उत्तर आएगा हाईली मैग्नीफाइड, अत्यधिक आवर्धित होता है। हाईली मैग्नीफाइड, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। हाईली मैग्नीफाइड, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया, निर्मित होने वाली छवि होगी, जो आपका छवि बनेगा वो क्या होगा? तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। वास्तविक और उल्टा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इसका बताइए। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाला छवि आपका क्या बनेगा? तो ये आपका बनेगा, देखिए वर्चुअल और स्मॉल बनेगा, आभासी और छोटी। एक एक कंडीशन को आप जो है देखते जाइएगा और दिमाग में उसी हिसाब से आपको छापना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि जो है अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच जो है, अब जब आपका ग्रुप डी एग्जाम समाप्त हो जाएगा ना, अभी आप ग्रुप डी निकाल लीजिए, उसके बाद और भी आप आगे और भी बढ़िया एग्जाम का जो है कह सकते हैं और भी बड़े लेवल का एग्जाम का तैयारी कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको साइंस का एक एक ऑप्शन आपका कैसे क्या हो रहा है आपका पूरा एक एक एक्सप्लेन करके करेंगे। अभी आपका एग्जाम सामने है, इसलिए जो है जितना फास्ट हो सके हमारा एम है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है आप रिविजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसका बताइए। यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? 60 नंबर का बताइए क्या आएगा? आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, क्या होगा? आभासी होगा, वर्चुअल होगा। इसका बताइए। ये हिंदी वाला भैया टाइपिंग में गड़बड़ है। देखिए फोकस लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर का बात किया गया है, कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है हम लोग कर चुके हैं,
क्या होगा, कन्वेक्स में आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। कन्वेक्स में जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। उसका प्रतिबिंब जो है कैसा निर्मित होगा, तो फोकस पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, फोकस पे। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होता है। छवि का निर्माण कैसा होगा, तो एफ और सी के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर बिटवीन एफ एंड सी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। निर्मित प्रतिबिंब जो है इस पर कैसा होता है, तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, आभासी और बड़ा होता है। वर्चुअल एंड लार्ज होगा, बड़ा होगा तभी ना क्लियरली आपका दिखाई देगा कि दांत में क्या प्रॉब्लम है। तो आभासी और बड़ा वर्चुअल एंड लार्ज होता है। इसका बताइए, वाहनों की जो है हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। वाहनों का जो हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, तो आपका सही उत्तर आएगा अवतल दर्पण होता है। जो हेडलाइट में होता है आपका अवतल दर्पण होता है, कनकेव मिरर होता है। रियर व्यू में क्या होता है, तो कन्वेक्स होता है, उत्तल दर्पण होता है। इसका बताइए, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह जो है आपका क्या दिया, परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है कहलाती है। अंदर का ओर मुड़ा हुआ होगा तो क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर अवतल दर्पण कहलाता है। कनकेव मिरर अवतल दर्पण कहलाता है अंदर की तरफ। बाहर की तरफ होगा तो कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण कहलाएगा। इसका आइए, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा। इसका अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। एक एक कंडीशन को पहले क्वेश्चन में देखिएगा, उसके बाद आंसर को दिमाग में छापिएगा, ठीक है। चलिए इसका बताइए, एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य की किरणें का अभिसरण दर्पण के मुख से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब जो है आपका कितनी दूर बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए हम लोग को सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले तो दिमाग में छाप लीजिए। कनकेव मिरर का बात किया गया उत्तल दर्पण का, तो एफ आपका -5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो मोमबत्ती का दूरी है आपका मिरर से कितना आएगा, तो आपका -10 आएगा आपका सेंटीमीटर। और हम लोग को v तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, निकालना है। बस अब सिंपली फॉर्मूला बैठाइए, 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बस यहाँ पे इसको प्लस 1/u, बस यहाँ पे इसको बस पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे बस इसको बस पुट कर देना है। देखिए कैसे करेंगे, 1/ आपका -5 इक्वल टू 1/v और -1/10। क्लियर है। यहाँ से हम लोग जैसे ही डलाएंगे 1/v बराबर 1/10 -1/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपका सिंपल है। v बराबर सिंपली आपका इतना तो आप लोग कर ही लीजिएगा, आपका -10 सेंटीमीटर है। इसको बस सॉल्व करना है, कितना आएगा, -10 है, लेकिन आपका ये क्या है, ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 10 सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व आप लोग से हो जाएगा, पूरा विश्वास है। चलिए दिमाग में छापिए, जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से बताइए क्या आएगा। आगे बढ़े, चलिए इसका देखिए, यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए कनकेव मिरर इज 30 डिग्री, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 69 का आपका जो है कितना आ जाएगा, बताइए वैल्यू आपका। देखिए ये सब जो है ना भैया, ये पी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पी नहीं है, आपका क्या है, डिग्री है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो जितना आपका रहता है उतना ही होगा, सेम रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा 30 डिग्री आ जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका दोनों सेम रहेगा, 30 डिग्री आपका आंसर आएगा। एक वस्तु की उस जो है अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें, इसकी फोकल दूरी आपका क्या है, 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसके वास्तविक प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। वस्तु के आकार का क्या हो, 4 गुना हो जाए। देखिए इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, बस यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि क्या क्या इसमें आपका बोला गया है, ठीक है। मान लीजिए कि हम इसका जो है फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स के लिए -10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इसका यू ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है, तो v आपका 4 गुना है, मतलब 4x सेंटीमीटर आएगा।
सभी को क्लियर है। मिरर फार्मूला हम लोग जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। -1/10 बराबर कितना है यहाँ पे 1/vx कितना है 4x प्लस 1/x। अब बताइए इसको सॉल्व आप लोग आसानी से कर दीजिएगा। तो -1/10 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए -1/10 बराबर यहाँ से हम लोग कर लेंगे तो नीचे तो आपका कितना आ जाएगा 4x कॉमन आ गया, ऊपर में आपका क्या आएगा ध्यान दीजिए 4 + 1 आ जाएगा। सिंपली यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर कितना आएगा x इक्वल टू 50/4। 50/4 50/4 कितना होता है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -12.5 सेंटीमीटर, 12.5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्लियर है ना, किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, एक एक जो भी आपका डाउट है ये सब क्वेश्चन है आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, नोट डाउन इसको करते जाइए, प्रैक्टिस इसको करते जाइए, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, नोट डाउन जल्दी से इसको कर लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे जल्दी से आइए। इसका देखिए क्या दिया है, डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, बताइए। इट ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। जल्दी से बताइए 71 का जो है क्या आएगा आंसर। अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है अपसारी दर्पण। 71 का क्या आ जाएगा आपका उत्तल दर्पण को, कन्वेक्स मिरर को जो है कहा जाता है। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अपसारी जो कहा जाता है तो कन्वेक्स मिरर को कहा जाता है, ठीक है। इसका बताइए, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई डैश सेंटीमीटर होगी। फोकस कितना होगा, जल्दी से, बहुत ही सिंपल है आपका, देखिए f इक्वल टू r/2 होता है ना, 6.2 बटे में 2 कर दीजिए, कितना आ गया 3.1 सेंटीमीटर। बताइए इससे सिंपल क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, f इक्वल टू r/2 होता है, यही फॉर्मूला से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, इसका देखिए क्या दिया है। यदि किसी क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को C और F के बीच जो है रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी, आकृति जो है आपका कहाँ पे बनेगा। तो देखिए कहाँ पे बनेगा, C के बाद बनेगा, आफ्टर C। कहाँ पे बनेगा, C के बाद, आफ्टर C आपका जो है इसका सही उत्तर है। आफ्टर C आपका जो है इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे, किसी वस्तु को जो है मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो अत्यधिक आवर्धित, हाईली मैग्नीफाइड होगा। हाईली मैग्नीफाइड, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, हाईली मैग्नीफाइड। किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब का स्थिति आपका क्या हो जाएगा वहां पे, तो क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता के केंद्र पे होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, वक्रता के केंद्र पे आपका एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि आंसर क्या आएगा, जल्दी से देखिए। एक वस्तु को जो है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच इस एक बिंदु पर गया तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा, बताइए। 76 का छवि का निर्माण कहाँ पे होगा, तो वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, एट द सेम पॉइंट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइए, सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लागू होता है। कौन सा कथन जो है यहाँ पे लागू होता है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा कथन लागू होगा। प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। रियल इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज्ड इमेज एट इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा। इसका बताइए, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा, बताइए जल्दी से। 78 का कैसा बनेगा, वास्तविक और समान आकार का, रियल एंड सेम साइज। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है, रियल एंड सेम साइज, ऑप्शन नंबर बी। इसका बताइए, किसी जो है किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। परावर्तक सतह के व्यास को छेद, उसी को एपरेचर कहा जाता है। छेद या फिर उसी को एपरेचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही उत्तर है। इसका बताइए, 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी तो आपका देखिए इसको निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। f इक्वल टू r/2।
मतलब आपका 20/2 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। बताइए इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी आपका है सही उत्तर। इसका बताइए अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। द यूज ऑफ कनकेव मिरर इज नॉट। क्या नहीं है तो सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या होता है। तो टॉर्च में आपका होता है, सेविंग में भी आपका होता है, ठीक है, अवतल दर्पण का सेविंग में भी होता है। लेकिन अगर आपका कह दिया जाए रियर व्यू में आपका, तो रियर व्यू में नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, उत्तल दर्पण का कन्वेक्स का होता है, उत्तल दर्पण कन्वेक्स। हेडलाइट में भी आपका होता है और यहाँ पे रियर व्यू में नहीं होता है। इसका बताइए अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। छवि आपका क्या बनेगा, जैसे उसको अनंत पर रखिएगा तो केंद्र पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि बनता है। रियल इन्वर्टेड सॉरी क्या बनेगा, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड इमेज एट फोकस। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना, आगे बढ़े हम लोग। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही उत्तर आएगा। इसका बताइए वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। वस्तु के जो प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु के ऊंचाई का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन होगा आपका, लीनियर मैग्निफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, लीनियर मैग्निफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आवर्धक जो है शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, तो आपका कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन ये देखिए आपका क्या दिया है, न्यूमेरिकल दिया है, इसको समझिएगा। 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण से के एक अवतल दर्पण में 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, तो प्रति प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या आएगा। सिंपली आपका मैग्निफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। मैग्निफिकेशन के लिए जो हाइट ऑफ द इमेज और बटे में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए। और आपका होता है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये आपको क्या करना है कि मैग्निफिकेशन का आपका तो होता है मतलब h1 और बटे में h0 कर दे ऑब्जेक्ट के लिए, और यही आपका क्या होता है तो -v/u ये आपका होता है। लेकिन मैग्निफिकेशन दोनों का इक्वल है, तो h1 बटे में h0 बराबर -v/u। बस इस फार्मूला को बैठा दीजिए। मतलब आपका हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, मतलब -v/u गुने h जो है आपका ऑब्जेक्ट वाला दिया है, बस बैठा दीजिए। -60 और बटे में 30 गुने 1.2। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर, कीजिए सॉल्व इसको। 30 दो बार में हो गया, कट गया, मतलब -2.4 सेंटीमीटर। बताइए कितना सिंपल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर नहीं आएगा, माइनस में है ना, ध्यान दीजिएगा, ये वाला नहीं होगा आपका आंसर। गलती से सभी कोई ऑप्शन नंबर डी मार देंगे और माइनस में है, ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका सही उत्तर। क्लियर है, बस आपको क्या है, ये वाला फॉर्मूला आपको बैठा लेना है दिमाग में। h क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, और ये क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। v क्या है आपका, तो इमेज का डिस्टेंस है, और o क्या है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए इसका बताइए, एक साधारण जो है आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। ए सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस इंक्लूड्स, उसमें क्या शामिल है, तो छोटी जो है फोकस लंबाई के उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइए, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। दर्पण का आवर्धन आपका क्या होना चाहिए, तो आभासी सीधी के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका ऋणात्मक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ऋणात्मक होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है, ऋणात्मक नेगेटिव। इसके बताइए, एक जो है चम्मच जो है टेढ़ा दिखता है, इसका उदाहरण क्या है। चम्मच आपका टेढ़ा दिखता है, इसका उदाहरण है अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। इसको देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है। हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है, हीरा का चमकने में किसका। तो देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इसका भी है, उसका डिस्पर्सन का भी है, लेकिन लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हाई का हो गया तो भैया लो का कहाँ से आएगा, इसका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा। क्लियर है, इसका बताइए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। वायु का आपको बताना है कि कितना है, तो कितना है 1.0003। ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका सही उत्तर। ध्यान दीजिएगा,
काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी को। ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। वायु का अगर आपसे पानी का पूछ दिया जाए, पानी का कितना 1.333 आएगा, ठीक है। डायमंड का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डायमंड का कितना है, तो आपका 2.417। नेक्स्ट आइए, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के प्रकाश की गति होगी। जल्दी से बताइए कि क्या आएगा। देखिए हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, तो आपका दे दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए आपके सामने सीधा आपका दे दिया है कि प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ और हमको किसका निकालना है, तो आपको तो जल के प्रकाश की गति, तो भैया माध्यम वाला निकालना है। नीचे रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 आपका दे दिया है, 3 × 10⁸ और बटे में भी। इसको बस आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से 3 9 आ जाएगा, मतलब v बराबर कितना आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर सभी कोई जान रहे हैं, सिंपली फॉर्मूला बैठाइए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी को अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और बटे में स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर, पदार्थ वाला जो है मैटर, यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। नेक्स्ट आइए, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। अनुपात को क्या कहा जाता है, तो उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। जो हम बताए हैं सेम स्टेटमेंट है आपका। रात के समय में तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है। तारों का टिमटिमाने का कारण है आपका एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। किसकी तरफ झुकेगा भैया, आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, तो आपका अविलंब से दूर और तीव्र गति, अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अविलंब से दूर और तीव्र गति, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है, 94 का डी। इसका बताइए, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। प्रकाश किरणें के झुकाव को क्या कहा जाता है, तो अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रिफ्रैक्शन कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो अपवर्तन कहा जाता है, रिफ्रैक्शन। इसका बताइए, पानी से जो है भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण अगर आपसे पूछा जाए तो इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर सी कारण है आपका प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपका सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट देखिए, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक, डायमंड का हम लोग अभी जस्ट आपको थोड़ा देर पहले बता चुके हैं। डायमंड का कितना होता है 2.42। हीरा का लिखे थे आप लोग, ध्यान दिए होंगे 2.42। नेक्स्ट देखिए, क्या निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है। दृष्टिगत रूप से जो है कम सघन होता है, हवा का या फिर आपका टेरपेंटाइन का, बेंजीन का या फिर आपका पानी का, तो हवा का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है किसका, तो हवा का होता है। नेक्स्ट बताइए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है। दिखने का आपका क्या कारण है, सिंपल आंसर है आपका अपवर्तनांक, रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है। प्रकाश की किरण जो है पानी से ग्लास तक जाती है, देखिए क्या यह झुक जाता है, यह किसके कारण, तो सामान्य की ओर और धीमी हो जाती है, स्लो डाउन ए टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा, यही कारण आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग कर लिए हैं, यहाँ तक हम लोग का 100 क्वेश्चन हुआ। अभी आपका और क्वेश्चन होगा, परेशान नहीं होइए, आपके सामने क्वेश्चन देखिए आपके सामने आने वाला है। चलिए दूसरा पीपीटी हम लोग जरा सा लगा लेते हैं जल्दी से। दूसरा पीपीटी आपके सामने जल्दी से लग जाएगा, तो परेशान नहीं हुई। देखिए आपके सामने शो कर रहा होगा शायद, दूसरा पीपीटी आया, देखिए आ गया होगा शायद। चलिए जल्दी से आ जाइए, बिल्कुल देरी नहीं, अपना जो एम है जल्दी से इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। कल आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और न्यूमेरिकल आपका ऐसा नहीं, न्यूमेरिकल में हमारा चेहरा भी आपको दिखाई देगा, क्लियर तरीका से आपका जो है करवाएंगे। ठीक है, चलिए इसका बताइए जल्दी से, आया आंसर इसका क्या आएगा। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी गति पे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी गति जो है बढ़ती है, इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, बढ़ती है गति। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश तक की देरी हो सकती है। किसकी
आपका देरी हो सकता है, तो कम से कम आपका 2 मिनट, कितना मिनट का देरी, तो 2 मिनट का जो है कम से कम देरी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है इसका। ये जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो वह आप लोग देखिएगा कि नॉर्मल की ओर झुकता है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तनांक सूचकांक से सही आरोही क्रम को दर्शाता है। मतलब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से आपको जो है बताना है कौन सा आएगा। देखिए सबसे पहले बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, फिर सेंधा नमक। आइस, बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और रॉक सॉल्ट जो आपका सेंधा नमक है, यही आपका सीरीज आपका यहाँ पे सही से है। क्लियर, चलिए ऑप्शन नंबर डी। इसका बताइए निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है। अपवर्तनांक जो है सबसे कम किसका होता है, तो हवा का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है, तो हवा का होता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए किस स्थिति में एक जो है अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होता है। तीनों आपका एक ही सतह पर होगा, तो आपका अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में, बोथ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। किस स्थिति में एक जो है अविलंबित किरण जो है, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा 107 नंबर का, बी नंबर। इसका बताइए डैश के कारण जो है आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। किसके कारण आकाश में तारा आपका टिमटिमाता दिखता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश का परावर्तन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। वायुमंडल द्वारा प्रकाश के परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी। इसका बताइए दो माध्यमों के मध्य जो है सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है। जो घटना होती है किसके प्रभाव से होती है, तो आपका अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला जो है क्यों दिखाई देता है, बहुत ही सिंपल आंसर, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरह जो है तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। ब्लू वेवलेंथ इज रिलेटिवली लो एज व्हाइट लाइट एंड इट इज मोस्ट स्कैटर्ड बाय इट्स एयर मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। इसका बताइए प्रकाशित जो है तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो प्रकाशित है किस सिद्धांत पर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति की ज्ञान करें। देखिए P इक्वल टू आपका क्या होता है, 1/f होता है। बहुत ही आपका पावर ऑफ लेंस का आपका फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपका जो f दिया है ना 50 सेंटीमीटर, इसको आपको मीटर में भैया चेंज करना है। तो मीटर में जैसे इसको चेंज कीजिएगा, मतलब 50/100, 50/100 कितना आ जाएगा, तो 1/2 मीटर आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/f होता है, मतलब आपका कितना दिया हुआ है, 1/1/2, ऊपर 2 चला जाएगा, 2 डेप्टर आपका आ गया आंसर। बताइए एकदम सिंपल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। 2 डेप्टर आपका इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है, P इक्वल टू 1/f, बैठा दीजिए 1/2.5, कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में, 0.4 डेप्टर। पावर आपका शक्ति कितना आ गया, 0.4 डेप्टर। ऑप्शन नंबर बी। बताइए कुछ भी बचा है, कुछ नहीं है। इसका बताइए जल्दी से। एक वस्तु का 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस ध्यान दीजिएगा मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब है कितनी दूरी पर बनेगी। प्रतिबिंब जो है कितनी दूरी पर बनेगा। देखिए फॉर्मूला को आप लोग दिमाग में छापिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए आपका क्या आ जाएगा, 1/v माइनस 1/30 इक्वल टू 1/10। क्लियर। तो आपका यहाँ से क्या आ गया, 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। v बराबर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये लोग तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी। बस फॉर्मूला को दिमाग में ये छाप लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेंस का बात है, इसलिए आपका जो माइनस है ना, माइनस जो है आपका लेंस के चलते आपका जो है माइनस ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइए,
परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। निर्मित प्रतिबिंब जो है क्या होता है, तो वास्तविक होता है, रियल होता है। ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक रियल होता है। इसका बताइए, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई डैश होती है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई जो है क्या होती है, तो आपका उत्तल लेंस का फोकस लंबाई ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका सही उत्तर, पॉजिटिव होता है। क्या होता है उत्तल लेंस का फोकस लंबाई, तो पॉजिटिव होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। उत्तल लेंस के सामने जो है कहाँ पे रखा जाता है, तो उसको 2f1 पे जो है उसको रखा जाता है। बताइए, एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण बिना किसी क्या है विचलन के निकल जाएगी। क्या आएगा आपका सही उत्तर, एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाला, किससे होकर गुजरने वाला, तो प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से होकर जो है गुजरने वाला प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। बिना किसी विचलन के क्या होगी कि निकल जाएगी। क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही उत्तर है। इसका बताइए, जब किसी वस्तु का उत्तल लेंस 2f1 की स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है। छवि का आपका आकार क्या होगा, तो पूरा वर्ता इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पूरा वर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्यक्तुक्रमानुपाती होती है। पावर ऑफ लेंस आपका क्या होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, फोकस दूरी का होता है। P इक्वल टू 1/f, यही वाला आपका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। इसको बताइए, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबी होती है, तो ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है। 121 नंबर का बताइए क्या आ जाएगा, तो दोनों अवतल है। क्या है सत्य आपका कि दोनों अवतल है, बोथ आर कनकेव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो आपको क्षमता इसका बताना है 122 नंबर का। सिंपल है, देखिए P इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। 25 सेंटीमीटर को भैया सबसे पहले मीटर में आपको चेंज करना पड़ेगा, 2.5 मीटर आपका ये तो आ गया। बस इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपका 1/f मतलब 1/0.25 कितना आ जाएगा आपका, 4 एडेप्टर आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा सही उत्तर, 4 एडेप्टर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है कि 4 एडेप्टर आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए क्या दिया है। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई डैश होती है। फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस डैश इट ऑकर्स, क्या होती है आपका सही उत्तर, क्या आएगा आपका, तो नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अवतल लेंस का बात किया गया है तो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। इसका बताइए, अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें जो है उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसे क्या कहा जाता है। 124 नंबर का, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फोकस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। 124 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका सही उत्तर, उसे फोकस कहा जाता है। फोकस क्या कहा जाता है, तो फोकस कहा जाता है। इसका बताइए, जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा 125 का, तो फोकस बिंदु पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, फोकस बिंदु पर लेंस जो है बनने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। बताइए, लेंस बनने के लिए किसका उपयोग जो है नहीं होता है। पानी का होता है, प्लास्टिक का, ग्लास का होता है, मिट्टी का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन। इसका बताइए, एक लेंस के जिसकी पावर आपका +2 डायप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगा, 127 नंबर का। फोकस दूरी क्या हो जाएगा, देखिए P इक्वल टू 1/f होता है, हम लोग जानते हैं। तो आपका क्या है, आपका यहाँ पे +2 है। तो देखिए सिंपली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि P इक्वल टू 1/f, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, F इक्वल टू 1/p। दोनों एक दूसरे से फॉर्मूला रिलेटेड है, यहाँ से तो आप लोग जानते हैं। तो F इक्वल टू देखिए आपका 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5 मीटर। ये आपका मीटर में होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसको सेंटीमीटर में जैसे बदलेंगे तो आपका 50 सेंटीमीटर में आ जाएगा। 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, 0.5 मीटर या फिर इसी को 50 सेंटीमीटर। आइए, एक लेंस का +2 आपका अडेप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई डैश होगी। जल्दी से बताइए कि क्या हो जाएगा। एक तो आपका प्लस में है तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि आपका कन्वेक्स होगा, उत्तल होगा।
अब इसको निकालना है तो आपका किस में है, मीटर में बताना है। देखिए हम लोग जानते हैं सिंपली, हम लोग F इक्वल टू 1/P होता है, मतलब 1/2 0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए उत्तल होगा और 0.5 आएगा, उत्तल 0.5। क्लियर है? इसका बताइए। देखिए फॉर्मूला क्या है, व्हाट स्टीरियोटाइपिकल सिंबल, व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला। भैया लेंस का फॉर्मूला में आपका बीच में माइनस लगेगा, बीच में माइनस लगेगा लेंस में, ध्यान दीजिए। मिरर वाला में क्या होगा, मिरर वाला में आपका बीच में पॉजिटिव होता है, प्लस लगता है। तो जरा सा देख लेते हैं कहाँ पे है आपका। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका बताइए, लेंस में नाभीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या क्या है आपका ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकस लेंस या नाभिक लंबाई, फोकल लेंथ या नाभिक लंबाई, ऑप्शन नंबर सी। फोकल लेंथ कहते हैं या फिर नाभिक लंबाई, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति कितना है, +2 डायप्टर है, तो यह क्या है बताइए। 131 नंबर का +2 डायप्टर है तो यह क्या है, उत्तल लेंस। प्लस में आपका है ना भैया, प्लस में होगा आपका तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। 131 नंबर का। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। अपवर्तन के बाद जो है क्या निकलेगा, तो बिना किसी विचलन के, विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी विचलन के, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। बिना किसी विचलन के, विदाउट एनी डेविएशन। इसका आइए, डैश लेंस का उपयोग जो है निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। बताइए 133 नंबर का, 133 नंबर का क्या आ जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी अवतल आएगा, कनकेव। किसके लिए, मायोपिया के लिए हम लोग यूज करेंगे अवतल कनकेव। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहा जाता है। दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे मायोपिया कहा जाता है। दूर की वस्तु मायोपिया। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनता है, तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना, ऑप्शन नंबर सी, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। क्या है आपका ये क्या दिया हुआ, देखिए हाइपरमाइट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमाइट्रोपिया से पीड़ित जो है उनके लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कन्वेक्स का किया जाता है। किसका, कन्वेक्स, उत्तल का किया जाता है हाइपरमाइट्रोपिया। ठीक है, चलिए। दो फोकस दूरियां वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा, जिसका आपका दो फोकल लेंस, बाई फोकल लेंस कहते हैं जिसको, लेंस विद 2 फोकल लेंथ आर यूज्ड, दो आपका फोकल लेंस, तो किसके लिए, तो आपका मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया दोनों के है, उसके लिए ऑप्शन नंबर ए, मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया, दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया दोनों से जो है पीड़ित व्यक्ति है किया जाता है। इसका बताइए क्या आएगा। रोशनी जो है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह आपका एलईडी और आपका CFL का वजह से ले रहे हैं, क्या कारण है भैया इसका आपका कारण क्या है, तो आपका ऊर्जा दक्षता के कारण, एनर्जी एफिशिएंसी के कारण। एलईडी का काफ़ी यूज हो रहा है, देख रहे होंगे, तो एनर्जी एफिशिएंसी के कारण जो है आप लोग एलईडी और CFL का यूज जो है किया जा रहा है, ऊर्जा दक्षता के कारण। अगला क्वेश्चन आइए, इसका बताइए जल्दी से क्या आएगा। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, बताइए। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है 39 का, जल्दी से बताइए। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, बाइस्कोप, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। बाइस्कोप का होता है, किसका होता है, बाइस्कोप का होता है। इसका बताइए, थिएटर जो है 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहने होते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है, विशेष चश्मे पहने होते हैं क्योंकि चश्मे जो है दोनों आंखों को समान छवियों को देखने की अनुमति देता है। ग्लासेस अलाउ बोथ आईज टू सी द सेम इमेज, ऑप्शन नंबर डी आपका यही आएगा सही उत्तर, यही कारण है। क्या पेरिस्कोप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप में निम्नलिखित में से किसका किया जाता है, तो साधारण प्लेन मिरर का किया जाता है, साधारण प्लेन मिरर का किया जाता है। ठीक है, चलिए। इनमें से किसमें जो है आपका ऑप्टिकल लेंस नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन ऑप्टिकल लेंस, किसमें आपका ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, तो स्टेथोस्कोप में आपका ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। स्टेथोस्कोप में आपका ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, जल की बूंदे से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है, रेनबो इज फॉर्म्ड बाई ड्रॉप ऑफ वाटर, किसके कारण आपका बनता है,
तो आपका प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका सही उत्तर। जल की बूंदे से जो है किसके कारण, तो प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा जो है कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है। सबसे कम आपका कौन सा होता है, तो सभी को हम लोग जानते हैं कि आपका लाल रंग होता है। क्यों, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है, वेवलेंथ। इसका बताइए, श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है। तो भैया अभी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, किसका जो होता है तरंगदैर्घ्य सबसे उच्चतम होता है, तो लाल रंग का होता है, और इसका डेविएशन आपका बहुत कम होता है। ठीक है, इसका आपका तरंगदैर्घ्य उच्च होता है लाल का। ये जो जानते हैं ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लाल का होता है, उसके बाद ऑरेंज का, इसी हिसाब से आपका होगा, लाल का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। इसका बताइए क्या दिया है, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों में मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है। परिक्षेपण जो है उसका क्या है, उसका कारण श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से जो है गुजरते हैं। क्या है उसका ना, कि जब आपका प्रिज्म से यहाँ से देखिएगा गुजर रहा है, इसका हर एक का अपना अलग अलग चाल से, ये जो 7 रंग जो डिवाइड हो गया, हर एक का अपना अलग अलग चाल से होकर गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। यही आपका होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विग्योर कहते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी। 146 क्वेश्चन लगभग हम आपको बताए थे, 150 के करीब में क्वेश्चन, 146 क्वेश्चन आपका है लाइट का। यहाँ पे हम लोग का भैया कंप्लीट होता है लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर जो है हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। तरंग चैप्टर तो हम आज आपका ऑलरेडी ये हम करवा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का लाइट चैप्टर 146 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आप लोग रुक जाइएगा जरा सा, आप लोग से कुछ बात करना। यहाँ पे हम लोग का जो 3000 क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे समाप्त होता है। क्यों होता है समाप्त, ये भी आपको कर देते हैं क्लियर। जरा सा कुछ आपको दिखाते हैं क्या क्या हम आपको 3000 क्वेश्चन के अंदर करवाए हैं। ठीक है, देखिए आइए जरा सा यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि 3000 क्वेश्चन के अंदर जो है हम लोग क्या क्या किए हैं। ठीक है, 1 मिनट जरा सा रुकिएगा, आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। इसको देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो आपके सामने जो आया हुआ है इसको देखिए। 3000 क्वेश्चन के सामने हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे आइए, लगभग आपका 33 क्लास हुआ है, ध्यान दीजिएगा 33 क्लास में लगभग आपका यहाँ पे आइए। फिजिक्स में जल्दी से आ जाइए, सभी को ध्यान दीजिए, एक बार जरा सा पूरा आपको बता दें 3000 क्वेश्चन के अंदर। और किसी को भी 3000 क्वेश्चन का चाहिए तो 9955364944 व्हाट्सअप कीजिएगा, PDF का लिंक भेजेंगे। देखिए क्या क्या हम लोग कर लिए हैं, जरा सा ध्यान दीजिए। इकाई वाला चैप्टर कर लिए हैं, मैकेनिक्स पूरा कर लिए हैं, ग्रेविटेशन कर लिए हैं, प्रॉपर्टीज कर लिए हैं, हीट कर लिए, वेव, साउंड, लाइट। इधर आइए जल्दी से, यहाँ पे लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी। अब जो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये आप लोग PDF जो भी ले लिए हैं भैया, PDF इस पर हम आपको कहें, ये आपका सिंपल, ज़्यादा नहीं है, 50-60 क्वेश्चन होगा। इसको आप लोग जो है आप लोग PDF से रिवीजन कर लीजिए, PDF से इसको रिवीजन कर लीजिए। आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट क्लियर। आइए जरा सा यहाँ पे केमिस्ट्री पे जल्दी से आ जाइए। केमिस्ट्री देखिए हम आपको दिखाते हैं। रसायन विज्ञान कर लिए, पीरियोडिक टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 150 के करीब में आपका क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल का, और 3000 क्वेश्चन के अंदर का ये सीरीज है आपका। ठीक है, पीरियोडिक टेबल कर लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिए, परमाणविक, धातु अधातु, फ्यूल, ईंधन, ये सब कर लिए हैं। उसके बाद देखिए क्या है आपका, और कर लिए, पॉलीमर कर लिए, सोप, डिटर्जेंट, ग्लासेस, ऑर्गेनिक, केमिकल रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मिसलेनियस। ये पूरा आपका केमिस्ट्री हम लोग पूरा समाप्त कर लिए। बायोलॉजी का देखिए, जीव विज्ञान का आपका बायोलॉजी का पूरा हम लोग ये भी कर लिए हैं, टिश्यू कर लिए हैं, सब टॉपिक आपका उत्तक कर लिए, सेल कर लिए हैं, जीव विज्ञान कर लिए, जैव विज्ञान, जेनेटिक्स है इसके अंदर आप लोग का, जैव विकास, टैक्सोनॉमी, जानवर का, एनिमल, ह्यूमन बॉडी, प्रोटीन, आपका विटामिन, पूरा आपका जो है हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं। और ये भी देखिए बायोलॉजी के अंदर मानव रोग का है, कुछ टॉपिक है, प्लांट किंगडम है, पादप, उसके बाद संयंत्र, पौधे का प्रजनन है आपका, उसके बाद इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, ये पूरा हम लोग का बायोलॉजी भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए कल आपका है 15 अगस्त, ध्यान दीजिएगा 15 अगस्त को हम लोग जो है साइंस का 200 साइंस का न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो ध्यान दीजिएगा एकदम। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल करवाएंगे 200 क्वेश्चन, आपका वहीं से 5, 6 नंबर, 7 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं तक रखते हैं। हम लोग जो है इतने लोग जुड़े रहें लगातार, जो लोग भी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को कि हम लोग का ये जो सीरीज है हम लोग स्टार्ट किए थे, तो इसमें जो है आप लोग जुड़े हैं। देख रहे हैं ना, ये हम लोग कब स्टार्ट किए थे, स्टार्टिंग में ही आपको इंट्रोडक्शन दिए थे। PDF आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, 3000 क्वेश्चन का, तो PDF आप लोग देख सकते हैं इस नंबर पे।
आप लोग लास्टली कोई भी फ्रेंड हो तो आप जो है इन्हें कहिए, और पूरा आपको वादा दिलाते हैं कि 3000 क्वेश्चन कर लेने के बाद एग्जाम में हम लोग मिलेंगे 17 तारीख को एनालिसिस में। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, लगातार मेहनत कीजिए और जो है आप लोग सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद सभी को।